हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर राजपूत और बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ ही मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी हूँ, वो भी इक्विटी सेगमेंट में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है बट आपको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने 4 शेयर का चार्ट पैटर्न एनालिसिस किया है। वो एनालिसिस करने से पहले उसका हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। तो ये वीडियो को आप एक बार पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, पर एक बार आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, अब जब स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हमको पता होना ज़रूरी है। देखिए, कुछ स्टॉक में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटानिया के स्टॉक में। हम उसका फंडामेंटल्स एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ये जो ऐप मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ज़ीरोधा ऐप है। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, तो आपको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, मतलब FMCG सेक्टर से ये बिलोंग करता है। Britannia Industries Limited is a food company which is engaged in the manufacture of biscuit, cakes, rusk, and the company operates through the food segment which comprise bakery and dairy product। मतलब बेकरी एंड डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कंपनी है। तो यूजुअली कस्टमर्स की डिमांड तो इसमें हमेशा रहेंगी ही। देखिए, कुछ कस्टमर्स कंपनी के ब्रांड के बेसिस पे भी फूड परचेस करते हैं। तो आपको तो पता है ब्रिटानिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो जब तक कि कंपनी का ब्रांड बना रहेगा, कस्टमर्स की डिमांड बनी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पे अगर मंथली हम रिटर्न चेक करें तो मंथली रिटर्न कुछ खास है नहीं, 1.56% ही है। ईयरली अगर देखेंगे तो वो भी 1.13% ही है। अगर पी रेशो हम देखेंगे तो वो 45.09 है, और अगर सेक्टर पी देखेंगे तो वो 34.53 है। पी रेशो और सेक्टर पी क्या होता है? पी रेशो मतलब प्राइस अर्निंग रेशो, मतलब आपके जो शेयर है उसका मार्केट प्राइस कितना है उसको हम कंपेयर करते हैं कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर होता है उससे, वो है 45। अगर हम ब्रिटानिया के जैसे और भी कंपनीज का स्टॉक कंसिडर करें जो FMCG सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो ये पूरे सेक्टर का जो पी रेशो होता है उसको हम सेक्टर पी बोलते हैं। ब्रिटानिया का जो स्टॉक चल रहा है वो 3518.95 है। तो इसका 52 वीक हाई और लो कितना रहेगा? देखिए, 52 वीक हाई है 4010 और 52 वीक लो है 3305। ठीक है, तो ओवरऑल ये बेसिक डिटेल्स हमने देख लिए है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो हमको ओवरऑल क्या समझ में आया, ब्रिटानिया में इसका जो रिटर्न्स है वो वैसे बहुत ज़्यादा कम है। मंथली देखा तो 1.56% और ईयरली देखा तो 1.13%। मतलब एक ईयर में आपको 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते तो 1000 ही मिलता। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बट हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इतना डिटेल में हमको जाना नहीं होता, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए डिसाइड करते हैं। और मैं जो स्पेसिफिक टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ उसमें मैं जब इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मैं ट्राई करता हूँ कि 1 हफ्ते से लेके 1 महीने के बीच में मुझे जो रिटर्न चाहिए वो मिले। तो उस हिसाब से ही मेरा टेक्निकल एनालिसिस होता है। कुछ लोग शायद डेली बेसिस पे भी एनालिसिस करते हैं, कुछ 2 या 3 दिन में रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ हफ्ते में करते हैं। सबका एनालिसिस अलग अलग होता है, भले ही मेथड सेम हो बट सबका रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकता है। देखिए, इसको सबसे पहले मंथली चार्ट और लुक करेंगे। मंथली अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अप ट्रेंड ही चल रहा है। तो ये शुरुआत में कितना था, 2014 में ये था 434। बाद में इसने रेसिस्टेंस लिया 1634 पे, बाद में फिर रेसिस्टेंस लिया 3373 पे, और अभी ये जो सपोर्ट दिख रहा है ये है 3332 पे, इस एरिया में। तो आप देखेंगे, अगर मंथली देखेंगे तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप का कैंडल दिख रहा है। अगर इस स्पिनिंग टॉप के कैंडल को इसने कवर कर लिया ना, इसके ऊपर चला गया स्टॉक, तो ये 3818 तक भी जा सकता है। ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। इसको हम अगर लोअर फ्रेम पे जाए, वीकली चार्ट पे अगर जाए तो वीकली चार्ट पे आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इसको हम सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम इसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करें तो हमको एक रेंज डिसाइड करनी होगी। देखिए, ये जो एरिया था ये वाला, यहाँ से इसने रेसिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लिया। रेसिस्टेंस मतलब क्या? ऐसी प्राइस जिसके ऊपर स्टॉक जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है पर जा नहीं पाता। तो उसके बाद में ये वाला एरिया है। तो अगर हम इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो हमको ये समझ में आएगा, इस एरिया में था, इस एरिया में 3431 का रेट चल रहा था। बाद में ये यहीं पे इसने रेसिस्टेंस लिया, फिर अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिर से यही रेंज पे है। पर आगे आप जब स्टॉक देखेंगे तो जिस एरिया में रेसिस्टेंस था उसी एरिया से इसने सपोर्ट लेना शुरू किया।
फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया तो यहीं से रेसिस्टेंस, फिर ये ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, रेसिस्टेंस यहीं पे लिया। ऐसे ही अभी तो चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट भी, अगर वीकली एनालिसिस भी करेंगे, इसको हम अगर सर्कल करें, ये जो कैंडल है ये आपको क्या दिखाता है? ये एक सीधा हैमर है, मतलब हथौड़ा, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड का एक सिग्नल दे रहा है। तो इसके आगे का अगर स्टॉक आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल है। उसके आगे आपको क्या लगता है? ये मेरे हिसाब से तो ये ऊपर ही जाएगा, अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसको डेली फ्रेम पे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। डेली फ्रेम पे थोड़ा और ज़्यादा बड़ा और क्लियरली दिखेगा। ठीक है, इस एरिया से इसने सपोर्ट लिया हुआ है और ये अभी तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर और क्लियरली हम देखेंगे तो इसको मार्किंग हम कर सकते हैं। ये देखिए, आपको कौन से एरिया से मार्केट में एंटर होना होता है, इसी ट्रेंड लाइन के बीच में ही ये स्टॉक चल रहा था। पर जिस वक्त इस स्टॉक ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, उस वहाँ से वो फिर से अप जाने लगा। तो जिस वक्त ये स्टॉक ट्रेंड को ब्रेक करता है, वहाँ से आपको स्टॉक में एंटर होना होता है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ तक जाए। यही तक क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रेसिस्टेंस आगे आ सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? 3775 तक। अभी कितने पे चल रहा है? 3519 पर। अब मैंने ये जो स्टॉक लिया था, ये मैंने लिया था 3442 पर, मतलब इस एरिया में। जब ये स्टॉक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो मैंने इस स्टॉक को परचेस कर लिया। तो अब ये ऐसा भी हो सकता था कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे चला जाता। ये जो सपोर्ट लाइन है, आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, मतलब आपका लॉस एक लिमिट तक सेट हो जाएगा। जितने का आपका लॉस हो रहा है उसके एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आप प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं। तो ये एक एनालिसिस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर ही चला जाइए, बट ये एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम देखते हैं कि बार बार ये स्टॉक यहीं से सपोर्ट ले रहा है। मतलब एक एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, और नीचे चला जाता है तो हमारे पास स्टॉप लॉस है ही। तो इस बेसिस पे आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक कैलकुलेशन ऑलरेडी बना रखा है। एक्चुअली ये कैलकुलेटर मैं यूज़ करता हूँ, ये खुद ही बनाया है मैंने। तो ब्रिटानिया पे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी लिख रखी थी। डेली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। डेली का टाइम फ्रेम मतलब ये डेली का चार्ट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में मैंने स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ की है वो नाम मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। डेली स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अभी ये जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ से लेना है, इस बेसिस पे हम इस स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये लिख रखा था कि वेटिंग टू क्रॉस लाइन, मतलब मैं इस स्टॉक को वॉच कर रहा था कि जब ये स्टॉक लाइन को ब्रेक करेगा तब मैं इसमें एंटर करूँगा, इसलिए मैंने बहुत नीचे से ही इसको होल्ड कर रखा है। ठीक है, अब इसमें मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना मिलेगा? 1.71। मतलब मैंने स्टॉक लिया कितने पे? 3443 पर। सेल का टारगेट कितना रखा है? 3670 पर। और स्टॉप लॉस रखा है 3310 पर, मतलब यहाँ पर 3310 इस एरिया में। ठीक है, तो बाय से लेके सेल तक का मेरा जो प्रॉफिट होगा वो अमाउंट, और बाय से लेके स्टॉप लॉस तक का मेरा जो लॉस हो सकता है वो अमाउंट, उसको हम रेशो में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो कितना आएगा? 1.71। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए, 3670 का मेरा टारगेट है। 3670 माइनस कितने में लिया मैंने? 3443 पर। वो अमाउंट कितनी है? 227। मतलब एक शेयर में अगर मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे 227 रुपये मिलते। बट अगर उसी शेयर में मुझे लॉस होता तो कितना लॉस होता? वो है 3443 जितने पे मैं परचेस करूँगा माइनस मेरा जो लॉस होगा 3310, यह आया 133। तो मेरा रेशो कितना रहेगा? 227 डिवाइडेड बाय 133, यह आ गया 1.71। मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर देखिए एक शेयर में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा लॉस होता है तो 133 रुपये का लॉस होगा, और अगर फ़ायदा होता है तो 227 रुपये का फ़ायदा होगा। तो ये तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन था। अब अगर हम इसका आगे जाके देखें, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉस पर शेयर लिख रखा है 133, प्रॉफिट देखे तो 227। अभी ये रिटर्न अगर देखें तो उस शेयर में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मेरा 7% का रिटर्न हो सकता है, और अगर लॉस हुआ तो 4% का। तो ये मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको कितना कैपिटल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल 1 लाख का है, आप
टोटल कैपिटल के 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर आप अभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो 1 लाख के 1% आपका कितना लॉस होगा? 1000। मतलब एक ट्रेड में आपका 1000 का ही लॉस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके काम करेंगे और वो स्टॉक आपका लॉस में चला जाता है तो आपको आगे चांस नहीं मिल पाएगा कि अगले ट्रेड आप ले सके, ठीक है। तो अभी ये जो ब्रिटानिया का स्टॉक था, इसमें मैंने इस हिसाब से कैलकुलेशन किया, जितने का लॉस होने वाला है वो डिवाइडेड बाय आपका डिफरेंस कितना है लॉस का, 133। 1000 डिवाइडेड बाय 133, 7 क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 क्वांटिटी ऑलरेडी आया है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे 7 क्वांटिटी आपने ले लिए, आगे जाके आपका लॉस हुआ, आपका लॉस हिट हो गया तो 133 रुपये का लॉस होगा अगर एक शेयर में करते। तो अगर 7 शेयर में करते तो कितना? 931 का लॉस होगा, मतलब ऑलमोस्ट 1000, ठीक है। एक कैलकुलेटर है, मैंने बना रखा है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं इसकी लिंक आप तक शेयर कर दूंगा। इसमें आप देखेंगे तो मैंने एक ही क्वांटिटी में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास जो बैलेंस अवेलेबल था, बाकी शेयर्स में मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था, तो उस वक्त जितना बैलेंस था वो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मतलब यहाँ पे टोटल कैपिटल, इधर आया रिस्क 1%, लॉस कितना होगा 1% के हिसाब से 1000, बट अवेलेबल फंड कितना है ये, तो 1 लाख या फिर अवेलेबल फंड, दोनों में से जो कम रहेगा उतना ही मैं कंसिडर करूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये अब आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अगर कोई और स्ट्रेटेजी आपको पता है तो आपको उसमें सक्सेस मिल रहा है तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो अगला शेयर कौन सा है? हिंडाल्को अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीधे चार्ट में चले जाते हैं। हमने क्या किया, हिंडाल्को का सबसे पहले हम फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। हिंडाल्को एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो डिटेल्स दिया है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज़ अ एल्यूमिनियम रोलिंग कंपनी। द कंपनी इज़ प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर है। तो इसका अगर मंथली रिटर्न आप देखेंगे तो 8.96% है, और ईयरली अगर देखें तो 176.94 है। पी रेशो देखेंगे तो इस कंपनी का पी है 25.42, और उस सेक्टर का पी है, मतलब मेटल इंडस्ट्री का, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का पी है 22.92। 52 वीक हाई दिया है 427.50, और 52 वीक लो दिया है 136.20, ठीक है। ये तो बेसिक डिटेल्स है। कंपनी के चार्ट पर आ गए, यहाँ पे वीकली का ओवरलुक कर लेते हैं। मंथली का चार्ट देखेंगे तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है ये। अगर वीकली चार्ट पे चले जाए तो वीकली चार्ट पे भी अभी भी ऊपर ही है, पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर नीचे देखेंगे तो ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन दी हुई है। MACD लाइन और सिग्नल लाइन, एक बात याद रखिएगा, जब MACD लाइन, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये सिग्नल लाइन, ये नीचे की जो लाइन है, इसको ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी तो वो स्टॉक नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ये जो कंपनी, और अगर ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन, MACD लाइन, ये अगर सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपको फ़ायदा देगा आपका जो डिसीजन है उसको सपोर्ट करने में। यहाँ पे आप देखिए, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अभी तो ये ऊपर ही दिख रहा है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप कैंडल ही चल रहा है। स्पिनिंग टॉप क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कैंडल स्टिक के पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेली चार्ट में अगर हम फिर से जाए, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ओवरऑल ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर हम और ज़्यादा लोअर फ्रेम पे जाए, 3 आवर्स के इस पे जाते हैं, तो 3 आवर्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। कोई लोग ऐसे भी मार्किंग कर सकते हैं, बताओ, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। यहाँ पे स्टॉक ने रेसिस्टेंस लिया था और इस एरिया से इसने सपोर्ट लेना शुरू किया, और एक रेंज ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली इस एरिया तक। यहाँ पे रेसिस्टेंस था, नीचे चला गया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस है, फिर नीचे चला गया, बट नीचे जाते वक्त भी ये लाइन इसने क्रॉस नहीं की है। फिर से यहाँ पे इस एरिया में रेसिस्टेंस ही है, फिर इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करके ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आते वक्त सपोर्ट मिल गया, ये जो एरिया है इसको सपोर्ट मिल गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आते वक्त इसको ये सपोर्ट मिल गया, फिर अब ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बट जब भी आप देखेंगे ये जो लाइन है, जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसके नीचे ये क्रॉस नहीं कर रहा है। जिस वक्त ये इसके नीचे क्रॉस करेगा तो स्टॉक नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। जब तक ये ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा है तब तक हम यही मानेंगे कि ये स्टॉक ऊपर ही जाने वाला है। तो अभी ये स्टॉक की ट्रेंड पे मैं अगर टारगेट रखूँ तो मेरा टारगेट होगा एटलीस्ट इस एरिया तक।
तो अगर हम इस पे और एक लाइन ड्रॉ कर ले और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस एरिया में स्टॉप लॉस लगाएंगे 375 पे। इस एरिया में हमको एंटर होना है, इस एरिया में, और टारगेट हमने कहाँ रखा, इस एरिया तक। मैंने एंटर किया था 393 पे, मतलब यहाँ पे जो मैंने एरो बनाया है वहीं पे मैंने एंटर किया था 393.01 पे, और ये अभी स्टॉक चल रहा है 396 पर। तो अभी मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्टॉक जाएगा 417 तक। तो अगर मैं मेरे एक्सेल कैलकुलेशन पे जाऊँ, 93 पे मैंने बाई किया है और टारगेट रखा है 415 का, और स्टॉप लॉस लगाया है 377.5 पर, मतलब इसके एग्जैक्टली नीचे, इस एरिया में। अब तीसरा जो मैंने होल्ड कर रखा है वो है डाबर। देखिए, डाबर ये एफएमसीजी स्टॉक ही है, जैसे कि ब्रिटानिया एफएमसीजी स्टॉक है। तो डाबर इंडिया लिमिटेड इज अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी कंपनी। द कंपनी ऑपरेट्स इन वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरीज सच एज हेयर केयर, ओरल केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, होम केयर एंड फूड्स। आपका डेली लाइफ में आपको जो रिक्वायरमेंट होती है उन सारे प्रोडक्ट्स में ये ऑलमोस्ट डील करते हैं। तो देखिए, इसका मंथली जो रिटर्न है वो 1.21% है। ईयरली देखेंगे तो 17.62% का रिटर्न दिया है। पी रेशो इसमें ज़्यादा है 56.79, पर सेक्टर पी अगर उसी एरिया का अगर पी देखें तो वो 34.53 था। अगर आपने ब्रिटानिया का देखा होगा तो ब्रिटानिया का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था पी रेशो में, पर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ का पी रेशो ज़्यादा है। मोस्टली ऐसा माना जाता है कि अगर सेक्टर पी से, मतलब उस इंडस्ट्री के पी से उस स्टॉक का पी अगर ज़्यादा होगा तो वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। पर हम टेक्निकल एनालिसिस में ये ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं। ये सारा कब देखा जाता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, उस वक्त ये देखा जाता है। अगर आप यहाँ पे 52 वीक हाई देखेंगे तो 581.90 पर ये था, और 52 वीक लो देखेंगे तो 431 पर यह था। मंथली स्टॉक एनालिसिस, मंथली में ये है ऊपर की तरफ। वीकली देखेंगे तो वीकली में और ज़्यादा क्लियरिटी आती है। ये स्टॉक एक पैटर्न में ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो कि मैंने पिछले स्टॉक में आपको क्लियरली बता दिया था कि क्या होता है। अब यहाँ पे और ज़्यादा क्लैरिटी ये आती है कि ये स्टॉक एक पैटर्न में ही चल रहा है, एक रेंज में ही ये स्टॉक चल रहा है। कभी कभी नीचे क्रॉस करके जाता है, बट नीचे क्रॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होनी चाहिए। ये जो एरिया था, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उस वजह से इतना नीचे ये चला गया, अदरवाइज़ इसको इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं थी। ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ही ट्रेंड करने वाला स्टॉक है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ जाती है तो ये स्टॉक नीचे जा सकता है, पर ऐसा बहुत कम बार हुआ है। और जितने तेज़ी से ये नीचे जाता है ना, उतने तेज़ी से ही ये ऊपर भी गया है। मतलब ये स्टॉक सबसे नीचे कब था, 24 मार्च 2020 को, मतलब अप्रैल में ही ये स्टॉक ऊपर गया। क्योंकि भले ही लोगों का इनकम रुक जाए, बट लोगों को वो प्रोडक्ट तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ डेली का अपना नेसेसिटी आप कैसे मैनेज करेंगे। डाबर के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो तो ये ऐसा नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे ना कि प्रोडक्ट यूज़ करना ही बंद कर देंगे। अब देखिए, डेली बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ कर लिया है, और यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड ड्रॉ किया है। जब ये लाइन क्रॉस करती है तब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है ये जाएगा इस एरिया तक। अब ये कितने जल्दी ऊपर जाएगा ये हमको नहीं पता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये शायद एक दिन में भी झट से ऊपर जा सकता है, या फिर एक हफ्ता ले सकता है, एक महीना ले सकता है, और वर्स्ट सिनारियो में ये 2-3 महीने भी ले सकता है। देखिए, हमको बाय कहाँ पे करना चाहिए था। ये ट्रेंड लाइन इसने ड्रॉ करने के बाद में क्रॉस कब कर रहा है, 532 पे ये क्रॉस कर रहा है। तो 532 पे अगर हम इसको बाय कर लेते हैं 532 से 35 तक, और ये चला जाता कहाँ तक, 571 तक, तो उतना हमको फ़ायदा होने के चांसेस है। और अगर नीचे चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 517 तक। तो अब अगर मैं मेरे कैलकुलेशन पे जाता हूँ एक्सेल में, देखिए डाबर का जो स्टॉक है, मैंने डेली का चार्ट यूज़ किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मतलब ये स्कीम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के स्ट्रैटेजी को। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस कितनी रखी है, 535, सेल का टारगेट रखा है 560 का। ये मैंने कंजर्वेटिव बेसिस पे रखा है, मतलब मैं थोड़ा कंजर्वेटिव माइंडेड हूँ, तो मैं लोअर प्राइस पे ही ज़्यादातर टारगेट सेट करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो 560 कहाँ पे आता है, इस एरिया में 560 आता है, और यहाँ पे मैंने जो रेंज सेट की है वो 575 की है। ठीक है, तो कोई लोग 575 के लिए वेट कर सकते हैं, कोई लोग 560 पे वेट करने के बाद टारगेट अचीव करके बाहर निकल सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेशो कितना आ रहा है, 1.56। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मैंने पिछले स्टॉक में ही आपको एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में। अब अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो इस एक्चुअली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो होता है ये कंप्लीट एक टॉपिक है। तो इस पर अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप कमेंट करके बता दीजिए
कि इस पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1.56 है, मतलब आप एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 16 रुपये का लॉस होगा, पर अगर फ़ायदा हुआ तो 25 रुपये का होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1 लाख का अगर मेरे पास फ़ंड अवेलेबल है, तो 1 लाख का फ़ंड अवेलेबल है, तो मैं पूरा 1 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने क्या सेट किया था टारगेट 1% का। तो 1 लाख के 1% कितना होता है 1000। तो 1000 डिवाइडेड बाय जितना लॉस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक शेयर के पीछे, वो अमाउंट से मैं उसको डिवाइड करता हूँ, तो मेरा क्वांटिटी आ जाएगी। वो कितनी रहेगी 62। और 62 क्वांटिटी परचेस करने के लिए मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 62 मल्टीप्लाई बाय वो शेयर की प्राइस 33,170, जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा रखा है। 33,170 मेरा इन्वेस्टमेंट इस शेयर में जाएगा, और अगर उतना इन्वेस्टमेंट जाता है तो मुझे फ़ायदा कितना होगा टारगेट अचीवमेंट के बाद में 1550। 560 के टारगेट पे 1550। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है तो आप अगर 575 का टारगेट लगाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा 2480 का। मतलब एक स्टॉक के पीछे आपको 7% का रिटर्न मिल सकता है, और लॉस हुआ तो 3% का लॉस हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट का 3%। ठीक है, ये तीसरा हुआ डाबर का ट्रेड एनालिसिस। अब फोर्थ जो स्टॉक में मैंने होल्डिंग कर रखा है वो है जिंदाल स्टील। अब जिंदाल स्टील का फंडामेंटल एनालिसिस में देखिए, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, आयरन एंड स्टील में ये डील करते हैं। देखिए, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड इज़ अ स्टील प्रोड्यूसर। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड्स आयरन एंड स्टील, पावर एंड अदर। अगर आप एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो ये निगेटिव में जा रहा है, ये -8.53% है। पर अगर ईयरली रिटर्न देखेंगे तो इसने 190% का रिटर्न दिया है। पी रेशो देखिए 11.19 है, और सेक्टर पी मतलब उस एरिया उस सेक्टर का पी देखेंगे तो 22 है, मतलब ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। 52 वीक हाई देखिए 501 पे है, और 52 वीक लो 129 पे। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले मंथली चार्ट पैटर्न एनालिसिस। मंथली पे अगर देखें तो स्टॉक का कुछ ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा कि ये एग्जैक्टली किस तरफ जाना चाहता है। एकदम शॉर्ट में हमने किया तो सबसे पहले ये देखिए, स्टॉक 2007 में कितने पे था 16,509 पे था। ये 2008 में ही इतना नीचे आ गया कि 16,000 से सीधे 2,414 पे आ गया। उसके बाद से ये फिर नीचे आया 2009 में 3,000 से सीधे 622 पे। तब से ये स्टॉक ने क्रॉस नहीं किया हुआ। मतलब इतना डिटेल में हमको ऐसे जाना तो नहीं चाहिए, बट आपको एक आइडिया तो आ गई कि ये स्टॉक एक टाइम पे 15,000 के ऊपर हुआ करता था, और अभी ये चल रहा है 403 पर। अब फिर से हम जाते हैं वीकली चार्ट एनालिसिस पे। शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ ही जा रहा है। वीकली चार्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप आया है। इस स्पिनिंग टॉप का हाई कहाँ पे है 417 पे। 417 के ऊपर ये अगर स्टॉक चला गया तो ये टारगेट अचीव कर सकता है 487 पर। और थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम इसको चेक करने के लिए। वीकली से हम डेली चार्ट पे आ गए। ये स्ट्रिक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से ये ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ये आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो हमारा रेसिस्टेंस था, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गैप दिख रहा है। मतलब अभी भी चांस है कि ये नीचे जा सकता है, पर अगर हम चांस के बेसिस पे बैठेंगे तो हम कभी ट्रेड ले ही नहीं पाएंगे। तो हमको और भी कुछ टूल्स इसमें लगाने चाहिए। देखिए, ये यहीं से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो हम एक काम करते हैं, इसको हम मूविंग एवरेज के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो मूविंग एवरेज का यहाँ पे टूल लगाते हैं। देखिए, ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, इस लाइन के बेसिस पे ही ये सपोर्ट ले रहा है हर बार। तो अब ये समझ सकते हैं आप कि इस सपोर्ट के ऊपर जब ये जाएगा तो आपको इसमें बाय करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो ये ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किस बेसिस पे? यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी थी इस तरीके से। तो अभी ये एक्चुअली साइड वेव में जा रहा है अभी। तो साइड वेव्स मतलब ऐसे 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 धीरे धीरे आगे ही जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो अगर नीचे की तरफ जाता है तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है इस एरिया में, और टारगेट रखा है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये इतना जाए 485 तक। 18% रिटर्न 404 से 485 तक जाने के लिए 18% रिटर्न होता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3 आवर्स टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे आप डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे थे, मैंने 3 आवर्स में ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखिए, इस एरिया को हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में क्यों बोल रहा हूँ। ये है 44 EMA, ये है 100 EMA। यहाँ पे मैंने और मूविंग एवरेज लगा रखे हैं।
मूविंग एवरेज से हमारा डिसीजन जो होता है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि हमको करना क्या है। 3 आवरली टाइम फ्रेम पे हम है, ये जो केसरी कलर का दिख रहा है इस एरिया को, इस लाइन पे ही हमेशा वो सपोर्ट ले रहा है। तो इस लाइन के सपोर्ट के बेसिस पे अगर हम ट्रेडिंग करें तो इस लाइन के सपोर्ट के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। जहाँ पे अभी ये स्टॉक लाइन को क्रॉस करता है वहाँ पे हम इसमें एंटर करेंगे और इतना टारगेट रखेंगे। तो मैंने जो टारगेट रखा है वो कहाँ पे है, 401 पे मैंने बाई किया, 456 का मैंने टारगेट रखा। यहाँ पे मैं कह क्या रहा हूँ कि ये स्टॉक जाएगा 485 तक, पर फिर भी मैं 456 का ही टारगेट रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया से ये ऊपर जाने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी ये इस एरिया से ही ये पीछे नीचे हटा था, नीचे हटने के बाद ही ऊपर चला गया। पर हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक कंजर्वेटिव माइंडेड अप्रोच से मैं इसमें ट्रेडिंग करता हूँ। ना ज़्यादा रिस्क लेंगे, ना ज़्यादा रिटर्न लेंगे। ज़्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में आप लॉस भी ऑकर कर सकते हैं। तो जितना आप कंसिस्टेंस रहेंगे अपना टारगेट अचीव करने में, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतना ज़्यादा आपको ट्रेड करने में इंटरेस्ट भी आएगा। तो मैंने जिंदाल स्टील का जो स्टॉक बाई किया है वो 401 पे बाई किया। सेल का टारगेट रखा है 456 पे और 379 पे स्टॉप लॉस लगाया है। देखिए यहाँ पे जो मेरा रेशो आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो है 2.5। उस हिसाब से अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे मैं अगर ये स्टॉक लेना चाहूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 का ही स्टॉक ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा रिटर्न कितना हो रहा है, 14% का रिटर्न हो रहा है। अगर लॉस होता है तो 5% का होता है, रिटर्न मिलता है तो 14%। तो क्या मुझे पूरा का पूरा पैसा इसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप देखेंगे तो ब्रिटानिया में मेरा जो रिटर्न है वो 7% है, टाटा केमिकल्स में 7% है, जिंदाल में देखें तो 14% है, हिंडाल्को में देखें तो 6% है, डाबर में देखें तो 7% है। तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न तो मुझे 14% के हिसाब से जिंदाल स्टील में मिल रहा है। आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो में भी सबसे ज़्यादा जिंदाल स्टील और डाबर ही है। तो क्या मुझे सिर्फ जिंदाल स्टील और डाबर में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर ऐसा करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशो या फिर रिटर्न के बेसिस पे ही आप ट्रेड करेंगे, जिस वक्त आपके अगेंस्ट वो स्टॉक जाएगा, मतलब आपके विरुद्ध वो स्टॉक नीचे की तरफ घूमने लगेगा, तो आपको टेंशन आने लगेगा, आपका प्रेशर बढ़ने लगेगा और आप सोचोगे कि अरे इतना ज़्यादा लॉस हो गया है, मुझे इसमें से बाहर निकलना चाहिए। मतलब आप इमोशनली उस स्टॉक से अटैच हो जाओगे और फिर आप सोचोगे कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से तो बेहतर था मैं इस स्टॉक से मैं निकल जाता। तो ऐसा करने से तो बेहतर है कि आप ये पहले डिसाइड कर लो कि कितना लॉस होने पर भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को 100 रुपये का लॉस होने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को 1000 का लॉस होने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से एक अमाउंट डिसाइड कर लो कि इसके ऊपर अगर लॉस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, आपका डिसीजन इम्पैक्ट हो सकता है। वो डिसाइड कर लो और उसके बाद में ही आप इसमें एंटर करो। अब मेरे हिसाब से मैंने एक एग्जांपल के लिए क्या बताया, 1 लाख का अगर मेरा पोर्टफोलियो हो, फॉर एग्जांपल, इतना मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1% से ज़्यादा मुझे एक ट्रेड में रिस्क नहीं लेनी है। तो 1 लाख के 1% कितना होता है, 1000। तो 1000 से ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो मैं क्या करूँगा, कितना इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो जो 1000 है उसको मैं डिवाइड करूँगा मेरा जो लॉस हो सकता है एक शेयर के पीछे। मतलब अगर जिंदाल स्टील में देखेंगे तो 401 में बाय करता हूँ और लॉस हो गया और वो स्टॉक चला गया 379 पे, तो मेरा कितने का लॉस हो गया, 22 रुपये का लॉस हो गया। तो 1000 डिवाइडेड बाई 22 करूँगा तो जो क्वांटिटी आएगी उससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट उस स्टॉक में नहीं करूँगा। अभी इस केस में मेरी क्वांटिटी कितनी आ रही है, 45 स्टॉक की, तो 45 से ज़्यादा शेयर्स में परचेस नहीं करूँगा जिंदाल स्टील में। और 45 शेयर के हिसाब से कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 18,000 का ही इन्वेस्टमेंट आ रहा है। भले ही मेरे पास 1 लाख का फंड अवेलेबल हो, पर फिर भी मैं 18,000 से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो अगर मैं फिर भी 18,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे देखिए कितना मिल रहा है, 2,475 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है और 990 का लॉस, अगर लॉस होता है तो। ये मैंने टारगेट कितने का रखा था, 456 का रखा था। तो अगर आप बोलोगे कि 456 नहीं, मुझे 475 रखना है, अगर मैं इसको 475 कर दूँ तो देखिए 990 का लॉस हो सकता है और 3,330 का फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो और बढ़ गया। मेरा पहले कितना था, 2.5:1, 1:2.5 था, अब ये हो गया 1:3.36। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है, इस बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। देखिए ये जो स्टॉक एनालिसिस हमने किया, इसमें हमने 2 स्ट्रैटेजीज यूज़ किए, एक तो स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, दूसरा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। पहले जो स्टॉक थे उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में एक शॉर्ट में बताया। मोस्टली आपको शायद क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में हम मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत से पॉइंट्स कवर किए जैसे कि स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, कैंडल स्टिक पैटर्न, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस।
MACD इंडिकेटर्स। तो इन बातों को मैंने एक शॉर्ट रेफरेंस देके कवर किया है। वैसे देखा जाए तो इन पॉइंट्स पर एक पूरा वीडियो बन सकता है। अगर आपको स्पेसिफिक किसी पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर काम करूँगा और आगे उस टॉपिक पे एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।